गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था ईथर, जिसमें ईथर के लिए हमने देखी थी इसकी ईथर फंक्शनल ग्रुप ROR, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन। देन इसकी देखी थी प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें पहली जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है उसके लिए मैंने बोला आपको कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड लाइक एज H2SO4 एंड H3PO4। H2SO4 के साथ में आपको टेम्परेचर दिया हुआ मिलेगा। टेम्परेचर वेरिएशन वाली रिएक्शन है, तो आपको याद रखना है इफ़ द गिवन टेम्परेचर इज़ 443 केल्विन देन एल्कीन इज़ फॉर्म, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 413 केल्विन देन ईथर विल बी फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखो इसका मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म की 3 स्टेप्स होती है। पहला स्टेप प्रोटोनेशन है, दूसरे स्टेप में इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रोलिसिस है या फिर डिहाइड्रेशन है, और थर्ड स्टेप अगेन क्या है, डीप्रोटोनेशन है। इससे हमारे पास ये मिल रही है ईथर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें RX + RONE दोनों की रिएक्शन होती है। रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है, जिसका रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। इसका रीज़न ये होता है कि इसके अंदर इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो एल्किल हैलाइड है वो कैसा होना चाहिए। एल्किल हैलाइड हमेशा 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर 3 डिग्री तक का एल्किल हैलाइड हम लेते हैं तो SN2 रिएक्शन के लिए इसकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह से रिएक्शन में नहीं जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की वजह एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एग्जांपल दे रखा है टर्सरी, और टर्सरी तो एल्कोक्साइड आयन दे रखा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, बिल्कुल ठीक है। तो इससे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास में इस तरीके से दे रखा है टर्सरी एल्किल हैलाइड और प्राइमरी ईथर दे रखा है, तो इससे ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो काफ़ी कम हो जाता है SN2 रिएक्शन का, बल्कि ग्रुप का साइज़ इंक्रीज हो जाने की वजह से ईथर नहीं बनती है। एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रीफर करता है ये मॉलिक्यूल, क्योंकि अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से इसके अंदर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रोजनेशन के बजाय क्या हो जाती है, एलिमिनेशन हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं, आपको रिएक्शन गिवन होगी इस तरीके से, फाइंड आउट द प्रोडक्ट, है ना, और या फिर ये आएगा फाइंड आउट द प्रोडक्ट और रीअरेंज द रिएक्शन। तो आपको पहले इसका फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट, देन रीअरेंज करके इसकी जगह पे ONA और ONE की जगह BR लिख के इस फॉर्म में रिएक्शन को कंप्लीट भी करना होता है, ठीक है ना। ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन पूछ रहा है, तो इस तरीके से रीअरेंज करके लिखना होता है। फिर कमेंट में ही लिखना होता है कि यहाँ पे एल्किल हैलाइड टर्सरी नहीं प्राइमरी बेटर रहता है, इसलिए इसकी बजाय ये और इसकी बजाय ये होता है ना, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह होता, तो रिएक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिनोल को अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिनोक्साइड आयन अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो उसकी जगह फिनोल ही लेना होता है, लेकिन फिनोल किसकी फॉर्म में, बेसिक सोल्यूशन के फॉर्म में, जिसको अपन बोलते हैं फिनोक्साइड मोइटी बोलते हैं, या फिनोक्साइड आयन सैंपल बोल सकते हो। फिनोक्साइड आयन सैंपल की जगह पे फिनोल को ही काम में लेते हैं, फिर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी इससे। नेक्स्ट है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखो मैंने आपको ये बताया है कि ईथर जो होते हैं उसके अंदर C बॉन्ड O है, वो पोलर नेचर का बॉन्ड है, इसलिए वाटर सोल्यूबल है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होगा, वाटर सोल्यूबल तो है, बट दूसरी बात क्या होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अल्कोहल और एल्केन के बीच का है। अल्कोहल और एल्केन के बीच से मतलब है कि अल्कोहल्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो उतनी स्ट्रॉन्ग तो इसमें H बॉन्डिंग नहीं है, इसमें वीक H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, इसके अंदर एल्केन्स की तरह ये इनसोल्यूबल भी नहीं रहता है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी एज वेल एज इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही अल्कोहल से कम होते हैं, लेकिन एल्केन से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मीडिएटर होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो आप, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखो, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स।
क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करेंगे हम, तो ईथर आर द लेस स्टेबल फंक्शनल ग्रुप्स, thus the bond cleavage in excess of Rx is required। इसमें ये लिखा है कि हमने ईथर जो होता है वो लेस स्टेबल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए ईथर के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए वी नीड द लार्जर अमाउंट ऑफ Rx कंपाउंड या एल्किल हैलाइड कंपाउंड की रिएक्शन करवानी होती है, वो भी एक्सेस अमाउंट के अंदर। कैसे? देखो, जब ईथर की रिएक्शन करवा रहे हैं हम ROR, ठीक है ना, ROR की रिएक्शन करवा रहे हैं HX के साथ, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है, तो जिस भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, जिस भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वहाँ से क्या होगा, एक तरफ R और एक तरफ OR। जिस तरफ OR होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, R पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव, X पे निगेटिव, आपस के अंदर अटैक होंगे, तो एक R के साथ X होगा, दूसरा OR के साथ H होगा, तो इसका ब्रेकडाउन होने से प्रोडक्ट बनेगा RX प्लस ROH, ठीक है ना। तो हम इस रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, व्हेन ईथर इज ट्रीटेड विद हेलो एसिड्स इट गिव्स एल्किल हैलाइड एज वेल एज एल्कोहल्स। जिस कार्बन सीरीज को अगर हमारे पास सिमेट्रिक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, सिमेट्रिक सीरीज होने पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एसिमेट्रिक होती है तो उसके आगे अपन देखते हैं क्या करना होगा अपन को। फिर फर्दर इस अल्कोहल मॉलिक्यूल को HX से रिएक्शन करवाओगे तो RX में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस वाटर। या फिर अगर आप इस रिएक्शन को दोनों को एक साथ लिखना चाह रहे हो कंबाइंडली, तो आप ये लिख सकते हो ROR प्लस HX और ब्रैकेट में एक्सेस लिख दोगे, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्कोहल नहीं बनेगा, सारे का सारा एल्किल हैलाइड बनता है, बाकी का वाटर निकल जाएगा। इन केस ऑफ एरिल और एल्किल, देन एरिल ग्रुप फॉर एल्कोहल एंड एल्किल ग्रुप फॉर्म एल्किल हैलाइड। क्या लिखा है वो सुनो, कि अगर आपके पास में इस तरीके की कोई ईथर आ जाए जिसमें एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ग्रुप है, उसकी रिएक्शन आपको HX के साथ करवानी है, तो आप ऑक्सीजन को किसके साथ भेजोगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन को किसके साथ भेजोगे, तो देखिए एरोमेटिक जो ग्रुप होता है वो हमेशा क्या रखेगा, ऑक्सीजन को रखेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, तो इसलिए ऑक्सीजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ब्रेक डाउन किया आपने इसको, ठीक है। या फिर आप दूसरा अगर इसका रीज़न देखना चाहते हो, एग्जैक्टली रीज़न तो ये होता है कि एरोमेटिक जो एरोमेटिक हैलाइड्स जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं देते क्योंकि वो लेस स्टेबल होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए। रियल फैक्ट तो यही होता है इसका, है ना। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए इसको ब्रेक डाउन करवाना होता है। तो ब्रेक डाउन करते टाइम एलिफेटिक और एरोमेटिक है तो स्मॉलर ग्रुप जो होगा उसके साथ तो क्या आ रहा है, X मॉलिक्यूल, और लार्जर ग्रुप जो है उसके साथ आ रहा है H, तो एल्कोहल, तो इसका बन रहा है फिनोल प्लस RX मॉलिक्यूल। दूसरी बात देखिए ROR डैश है तो HX, इसके अंदर जो स्मॉलर ग्रुप होगा वो तो बनाएगा RX और जो लार्जर ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। इसके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हेलोजन्स का वो होता है HI HBr HCl। ये काफ़ी बार आ चुका है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ना, उसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर HI HBr HCl होता है। अब इसके अंदर आपको ये एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास एरोमेटिक एलिफेटिक है तो एरोमेटिक का क्या बन रहा है, एल्किल हैलाइड बन रहा है, सॉरी एरोमेटिक का अल्कोहल बन रहा है और एलिफेटिक का क्या बन रहा है, ये एरोमेटिक का तो एल्कोहल बन रहा है और जो नॉन साइक्लिक था एलिफेटिक था उसका बन रहा है एल्किल हैलाइड, ठीक है। बट अगर जो इस तरीके से अगर आपके पास कोई कंडीशन आ रही है, ये टर्सरी ग्रुप है, ये प्राइमरी ग्रुप है, तो टर्सरी और प्राइमरी ग्रुप के अंदर इसके कार्बोकेटाइन बना करके देखा करें आप। एक तो होता है मिथाइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज और एक होता है इस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बना रहे हो तो टर्सरी ग्रुप का ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय CH3 के। इसी तरीके से इसका देख रहे हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे तो R पे पॉजिटिव और फिनोल पे पॉजिटिव, तो R पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल रहता है किसकी बजाय, फिनोल की बजाय। इसलिए ये सब पॉजिटिव आयन ब्रेक डाउन करके देखने होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिमिटेड एग्जांपल्स हैं इसके अंदर
क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन होते टाइम जो प्रोसेस होती है वो SN1 रिएक्शन के थ्रू होती है। तो SN1 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ना, वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। उसके बाद में एरोमेटिक आती है। तो एरोमेटिक तो कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देते ही नहीं है, इसलिए क्या बनेगा, फिनोल बन रहा था इसका। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर अगर आप SN1 रिएक्शन से बनते टाइम जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस होती है वो तो होती है SN2 से। ईथर का जो लाइसिस होती है, ईथर की जो क्लीवेज होती है, वो रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन होती है। तो वहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी बनना चाहिए 3 डिग्री ब्रेकडाउन होते टाइम। तो 3 डिग्री का तो बनाना आपको एल्किल हैलाइड, और प्राइमरी जो बच गया उसका बनाना है एल्कोहल। देयर इज़ ए 3 डिग्री ग्रुप देन that forms alkyl halide in case SN1 reaction occurs because 3 degree carbocation is more stable। क्योंकि ये रिएक्शन किससे हो रही है, SN1 से, क्योंकि ब्रेकडाउन होते टाइम अगर आपके पास टर्शरी ग्रुप है तो उसका एल्किल हैलाइड ही बनाएंगे। SN1 रिएक्शन के लिए इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में देखो सबसे पहली बात तो जो एरोमेटिक ईथर होता है उसको आप बोलते हो एनीसोल बोलते हो, है ना। आप लोगों के सिलेबस में C6H5 और CS3, यानी R ग्रुप की जगह पे CS3 होता है तो उसको बोलते हो एनीसोल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट ऑक्सीजन एटम इट डोनेट द लोन पेयर टू बेंजीन रिंग, देन रेजोनेंस विल बी स्टार्ट हियर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अपना लोन पेयर इसको देता है, नेक्स्ट एटम अगले की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लोन पेयर देने से ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि देना तो एक इलेक्ट्रॉन था लेकिन लोन पेयर पूरा चला गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेकडाउन होने से नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगली कंडीशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड नेगेटिव, तो नेगेटिव ने बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड ने नेगेटिव, नेक्स्ट में नेगेटिव बॉन्ड, बॉन्ड नेगेटिव, ठीक है। अगली कंडीशन में ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो अगला बॉन्ड आगे जाकर के नेगेटिव बनाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में मिलकर के कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। आई रिपीट दिस फिनोमिना, बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे, जैसे ही ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, जैसे ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा तो इस कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाता है, ठीक उसी टाइम पर अगला बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाता है, अगला बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाता है, अगला बॉन्ड नेगेटिव, तो पॉजिटिव पहले से, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के न्यूट्रल हो गए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस एट ऑर्थो पैरा अगेन ऑर्थो, तो ड्यूरिंग द रेजोनेंस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देर इज partially negative charge, so aromatic benzene are reactive for the electrophilic substitution reaction which takes place at ortho and para position। बोल सकते हैं ये बात, तो यहाँ पे ये लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बोल सकते हैं ना, क्योंकि आने वाला जो रिएक्टेंट होगा वो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा, या तो इस पोजीशन पे टेक करेगा, या तो इस पे, या फिर इस पे। तो ये रिएक्शंस करने के लिए मोर रिएक्टिव साइट्स हो गई हैं, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम में इन पे कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। वही रिएक्शन है इनके अंदर, फेमस रिएक्शन है इनकी हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो, ये होता है, देखो एनिसोल आ गया ना, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप है, तो ये एरोमेटिक ईथर है, एरोमेटिक ईथर का नाम एनिसोल फेमस है। एनिसोल की रिएक्शन करवा रहे हो Br2 इन एसिटिक एसिड करवाई आपने, ठीक है ना। एथेनोइक एसिड भी मिल जाता है, इसका नाम कई बार IUPAC ने नाम भी दे देते हैं। तो Br2 एज ए एसिड, यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया है, तो इसकी रिएक्शन करवाने पर या तो आपके पास ऑर्थो बनेगा या फिर क्या बनता है, पैरा बनता है। ऑर्थो या पैरा दोनों बनते हैं। ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट दोनों बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑर्थो और पैरा के अंदर स्टेबिलिटी जो होती है वो पैरा की ज़्यादा होती है। क्या रीज़न होता है वो सुन लो। ऑर्थो और पैरा का रीज़न ये होता है कि ऑर्थो का ब्रोमीन इसका हाइड्रोजन मिलकर के इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं,
इसका ब्रोमीन नेक्स्ट ऐसे ही मॉलिक्यूल के मिथाइल ग्रुप के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अगर आपको याद आए तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में भी यही सिचुएशन आई थी एच बॉन्डिंग वाली। तो इसलिए पैरा पॉली पोजीशन होती है, उसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनती है और इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है एज वेल एज इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट पैरा है और जो माइनर प्रोडक्ट है वो कौन है, ऑर्थो है। या फिर अपन बोल सकते हैं हाई यील्ड में पैरा प्रोडक्ट बनता है और लो यील्ड के अंदर कौन बनता है, ऑर्थो बनता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में देखो व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद आरक्स, एल्किल हैलाइड हो सकता है, RCOCl एसिड क्लोराइड, देन एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप। आरक्स की कंडीशन में तो R जुड़ेगा, इसकी कंडीशन में RCO जुड़ेगा, RCO एसाइल ग्रुप विल बी सब्सटीट्यूटेड। देखो एनिसोल react with CH3Cl, reaction always occurs in anhydrous AlCl3 कि ये रिएक्शन निर्जल ड्राई एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है, AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। तो इससे आपको या तो ऑर्थो एनिसोल बन रहा है या फिर पैरा सब्सटीट्यूटेड बन रहा है। तो पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथाइल ग्रुप एंटर हो रहा है, तो इस ग्रुप को आप एल्काइलेशन भी बोल सकते हो। एल्किल ग्रुप का एंटर होना एल्काइलेशन होता है, मिथाइल ग्रुप एंटर हो रहा है मिथाइलेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जिसके अंदर एल्किल ग्रुप का ऐड होना होता है उसको एल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं अपन। दूसरी देखो एनिसोल रिएक्ट विद CH3COCl, एसिटिक क्लोराइड बोलते हो। एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही है, या तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड या फिर पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं। प्रोडक्ट वही बात है, इसमें एच बॉन्डिंग की वजह से पैरा मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे जो एंटर हो रहा है वो हो रहा है COCH3, या फिर हम बोल सकते हैं RCO ग्रुप। R की जगह पे आपने CH3 लिया तो CH3 एंटर हो गया। तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप का एंटर होना है, इसलिए इस रिएक्शन को आप बोल सकते हो एसाइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है बट एल्किल ग्रुप का ऐड होना एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप का ऐड होना है, इसलिए बोल सकते हो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की पहचान यही होती है, आरक्स के साथ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर RCOCl के साथ में एनहाइड्रस AlCl3, या तो R ग्रुप का एंटर होना या फिर एसाइल ग्रुप का एंटर होना, इसकी खास पहचान होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। एनिसोल रिएक्ट विद कंसनट्रेट H2SO4 एंड HNO3, देन नाइट्रेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसने बोला है कि जब एनिसोल की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 और HNO3 के साथ करवा रहे हो तो आपको ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल या पैरा नाइट्रो एनिसोल मिलता है। ठीक है, ये थी कौन सी जो नाइट्रेशन रिएक्शन थी वो है। नाइट्रेशन रिएक्शन में भी ऑर्थो और पैरा सेम प्रोडक्ट वही बनेंगे कि पैरा मेजर बनता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है उसमें नाइट्रेशन में एनिसोल ट्रीटेड विद कंसनट्रेट H2SO4 एंड कंसनट्रेट HNO3, ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनोल। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एनिसोल रिएक्ट विद CH3Cl और CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3, then ortho substituted products are formed, acylation and alkylation दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर आपने रिएक्शन करवाई है Br2 प्लस OCH3 के साथ में, Br2 इन एसिटिक एसिड CH3COH के साथ में, तो ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये तीनों तो थी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों होती है। तो रेजोनेंस के टाइम में हमने देखा कि पार्शियली इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर रिएक्शन पॉसिबल होती है। फिर क्लीवेज ऑफ बॉन्ड है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि ईथर का जब बॉन्ड ब्रेक डाउन कर रहे हो तो बॉन्ड ब्रेक डाउन करते टाइम आपको ध्यान रखनी है कि रिएक्शन SN1 या SN2 दोनों से हो सकती है, डिपेंड करती है उस पर। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है कि अगर आपके पास टर्सरी ग्रुप प्रेजेंट है तो टर्सरी का आप हमेशा एल्किल हैलाइड बनाएंगे, क्योंकि टर्सरी ग्रुप की प्रेजेंस के अंदर इसकी जो रिएक्शन होती है वो SN मैकेनिज्म के थ्रू हो जाएगी।
ठीक है ना, तो टर्सरी। लेकिन अगर आपके पास में एरोमेटिक जैसा कोई चांस आता है तो एरोमेटिक का एल्किल हैलाइड आपको कभी नहीं बनाना है, क्योंकि जो एरोमेटिक ही एल्किल हैलाइड होते हैं, एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं, वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर नहीं करते हैं। इसलिए आपको एलिफेटिक का तो एल्किल हैलाइड बनाना है और एरोमेटिक ग्रुप का क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, ठीक है। ये इसकी ब्रेक डाउन करते टाइम आपको ध्यान रखनी है ये बातें। प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ खास नहीं है। इसके बाद में देखो आप, ये जो दो रिएक्शन है इसकी, एक तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है और दूसरी है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आप लोगों के जो ईथर था उसके मैटर में इतना ही है। ये जो एल्कोहल फिनोल ईथर है, ये सारा का सारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि आप जो बुक के टेक्स्ट बुक के जितने भी एग्जांपल्स हैं, अंदर जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। इनके क्वेश्चन आंसर जो है जब भी हम क्लास के अंदर मिलते हैं उसके बाद करेंगे, क्योंकि जब तक आपको रिएक्शन पोर्शन याद नहीं होगा तब तक आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप कोशिश करें जितने आपसे हो जाएं, बेस्ट है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।